Hello everyone, how are you? I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. अगर आप सब्सक्राइब करते हो Let's Crack 9th and the 10th CBSE को, then you have the opportunity to learn from the top educators of an academy platform. Similarly, you will get the quality content from us, and that would be the great learning experience for each and everyone. चलो तो आपको पता होगा कि इस सीरीज में मैं रशियन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करा रहा हूँ। रशियन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली किसी पर्सनल रीजन से मैं 2-3 दिन तक क्लासेस नहीं ले पाया था, मेरी वीडियो प्रीमियर नहीं हो रही थी। बट राइट नाउ आई एम बैक एंड आई एम स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर NTSC IAS ऑन CBSE बोर्ड, जिन लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन को। एंड राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा राजस्थान। चलो ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन। तो आज अपने को पढ़ना है कि सोशलिज्म, कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप तक हम लोगों ने पढ़ा है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन भी पढ़ लिया। ठीक है, द सोशल चेंज को भी देखा, सोशलिज्म आने की जो प्रक्रिया थी उसको भी देखा। आज हम लोग एक्चुअली में देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इवेंट टर्न अप हुए थे और क्यों रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। एंड ऑल्सो वी विल see about the economic condition of Europe and the Russia at that time. So very very important topic. इसके बाद जो हम लोग टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, see each and everything interlinked to each and everything. चलो ठीक है। अब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द 9th विद इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो देखो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिंपल सी बात है कि व्हाट यू विल गेट। अब आपको आप पैसा पे करोगे देन व्हाट यू विल गेट, आपको क्या क्या मिलेंगे। यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस, आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर। आपके लिए पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस भी डाले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस होंगे, यू कैन ऑल्सो सिंपली आप डाउट पूछ सकते हो, एजुकेटर आपके डाउट को भी सॉल्व किया करेंगे। सो हियर यू कैन ऑल्सो एंजॉय द डाउट सेशंस। ओके, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब होता है कि ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस। मतलब आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से सिलेबस होंगे, सो दैट यू कैन आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो बाय बेस्ट स्ट्रेटजी। बेस्ट स्ट्रेटजी के थ्रू आप एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की बात करूंगे तो फॉर इवेल्युएशन पर्पस हियर ऑन अन अकेडमी वी विल प्रोवाइड यू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। जब आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेज देते हो तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने आप को एक्सेस कर सकते हो, फिर उसके बाद पढ़ाई कर सकते हो। ओके, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स, मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड कोर्स। उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन होने वाली नहीं है, आप जाके आराम से पढ़ सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट यू कैन लर्न, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। अब देखो लाइव क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। लाइव क्लासेस में मिले हैं यू कैन एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। अब एक फीचर होता है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के स्पेशल क्लासेस फीचर। देखो स्पेशल क्लास फीचर में क्या होगा बच्चों, आपके लिए एजुकेटर्स आएंगे, टॉप एजुकेटर्स आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इन दिस क्लास आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप किसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जितने भी टॉप एजुकेटर होंगे, भले वो जो सब्जेक्ट के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, मैथमेटिक्स के हो, रेगुलर एक अपनी टाइमिंग पे आएंगे एंड दे कैन टेक द क्लासेस सो दैट यू कैन एंजॉय द स्पेशल क्लासेस। मेरी भी स्पेशल क्लासेस होती है, पहले भी स्पेशल क्लासेस होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और न्यू भी स्पेशल क्लासेस होगी। आज भी मेरी एक स्पेशल क्लासेस होने वाली है 7:45 PM टू 8:45 PM। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ज्वाइन द सेशन, प्लीज ज्वाइन द सेशन। मैं फिर से टाइमिंग आपको बता दे रहा हूँ 7:45 टू 8:45। मेरी प्रीवियस क्लासेस भी होती हैं स्पेशल क्लासेस की, जो ऑलरेडी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड मैनर में अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच माई स्पेशल क्लासेस। उसमें मैं पोल्स करवाता हूँ, उसमें मैं सेशंस लेता हूँ जिसमें मैं कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करता हूँ इन ब्रॉड। ओके, सो द टाइमिंग इज 7:45 PM टू 8:45 PM।
अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स। देवेंद्र सर पढ़ाएंगे, सिकंदर सर पढ़ाएंगे। इसमें एक एडवांटेज हो जाती है कि फॉर यू मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल होते हैं फॉर वन सब्जेक्ट। मान के चलो कि आपका एक सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, देन आप किसी दूसरे एजुकेटर से आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन होने वाली नहीं है। मैथ के, सोशल साइंस के, बायोलॉजी के, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन लर्न फ्रॉम हुएवर यू वांट्स। देखो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जितना फोकस मैथ्स को किया जाएगा, साइंस को किया जाएगा, वी ऑन अन अकेडमी विल गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, सो डैट जब आप एग्जाम में पढ़ने के लिए एग्जाम में अपियर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कभी आपको कोई प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत ही ना हो। Just go to the Play Store. I once again repeating it. Just go to Play Store, download the Unacademy Learning app, register into the class 10th or the 9th segment, और फिर आपको क्या करना है, पढ़ाई को स्टार्ट करनी है विदाउट एनी हेजिटेशन। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्वेस्ट 10 CBSE। सो वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग इस चैनल के थ्रू ही आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। ईच एंड एवरी वीडियो लिंक्स, ईच एंड एवरी नोटिस बोर्ड्स या वॉट एवर यू से हम लोग आपको क्वेस्ट 10 CBSE के जरिए प्रोवाइड करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल। देखो अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो AKCBSE कोड को यूज करना मत भूलो। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट। ठीक है, आपको 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाने हैं, देन यू हैव टू पे ओनली 28,800 रुपीज फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट। अगर आप 12 मंथ के लिए जाते हो देन यू हैव टू गिव ओनली 13,500 रुपीज इफ यू यूज द कोड AKCBSE। ओके, इसी तरह से आप 48 मंथ के लिए, अगर आप क्लास 9th में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज़ टेक द 48 मंथ सब्सक्रिप्शन बाय प्रोवाइडिंग ओनली 36,000। ठीक है, कितने आपको देने पड़ेंगे, 36,000 फॉर द 48 मंथ। फिर आपका 9, 10th, 11, 12 सब कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE। रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन को अपन आज देखने वाले हैं। सोशलिस्ट टू ओवर। अब मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट कौन होता है, सोशलिस्ट उनको बोलते हैं। सोशलिस्ट, देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाजवाद। अब समाजवाद का ऐसा होता है कि जो जितने भी वेल्थ होते हैं, जितने भी आप बोल सकते हो समाज की वेल्थ होती है, उसको कौन ओन करता है, उसके समाज के आदमी भी यूज करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। लेकिन व्हेन वी सी द कम्युनिज्म, अब कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रॉपर्टी होती है उसको कौन ओन करता है, उसको ओन करती है स्टेट, मीन्स द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट से इक्वली ट्रीट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखना दिमाग में। बच्चों किसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, सोशलिस्ट एंड कम्युनिज्म। ठीक है, क्योंकि बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दी आर द रिलेटेड टर्म, सोशलिस्ट एंड कम्युनिज्म, बट आकाश जमीन का अंतर है। सोशलिस्ट में क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कि जितने भी समाज के मेंबर होते हैं, उस सोसाइटी के मेंबर है, तो वो क्या करते हैं, कलेक्टिवली किसी भी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द शेयर अमंग देमसेल्फ। इज डेट क्लियर। बट कम्युनिज्म में ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म में क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल बाय होम, गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट शुड इक्वली ट्रीट ईच एंड एवरीवन। गवर्नमेंट शुड इक्वली ट्रीट ईच एंड एवरीवन। इज डेट क्लियर, इज डेट क्लियर। ठीक है, अब क्या था, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रसिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1970। मैंने आपको बताया था अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में। अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1970 के जरिए सोशलिस्टों ने क्या कर दिया, रसिया पे कब्जा कर लिया, रसिया के गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया। द फॉल ऑफ द मोनार्ची इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड एट द रशियन रिवॉल्यूशन। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी इवेंट को, फॉल ऑफ मोनार्ची। मोनार्ची आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। और जो इवेंट ऑफ अक्टूबर हुआ था इसी को हम लोग बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। देखो अब आप एक नोट्स के जरिए लिख सकते हो, नोट्स के जरिए लिख सकते हो 1970 इवेंट ऑफ अक्टूबर इज नोन एज द रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब 1917 का साल, जो अक्टूबर के महीने में जो रशिया में इवेंट्स हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को जनरली हम लोग बोलते हैं अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, देख लो यही मोनार्ची उस समय कौन रशिया को रूल कर रहा था, चार निकोलस टू। रशिया इज रूल्ड बाय whom, you can see the image. You can see the image of the Tsar Nicholas II. Okay.
ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि रशियन एम्पायर इन 1914, रसिया आज के दिन में जो आप एम्पायर देख रहे हो उससे भी बहुत बड़ा था। ये देख सकते हो नॉर्वे, स्वीडन, जर्मन एम्पायर तक फैला हुआ था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर तक फैला हुआ था। तो आपको मैं एक एक देश का भी नाम बताने वाला हूँ, अभी स्लाइड में मैं बताता हूँ। देखो, इन 1914 Tsar Nicholas II रूल्ड रसिया एंड इट्स एम्पायर। कौन रूल करता था? निकोलस टू रशिया को रूल करता था और जितने के भी एम्पायर थे बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को। मतलब यहाँ पे देखो, जो मॉस्को के अराउंड के टेरिटरी के अलावा, ठीक है, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड द करेंटली डे फिनलैंड, लतेविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया। इस्टोनिया के बारे में जो आपको बताया था, इस्टोनिया पहले क्या था? यूएसएसआर का हिस्सा था। अब इस्टोनिया ने एक ऐसा संविधान बनाया, कि रशियन सिटीजन्स यूजुअली फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू वोट देयर, ठीक है। तो ये आप इस्टोनिया देख सकते हो। पार्ट्स ऑफ द पोलैंड के भी कुछ पार्ट थे, यूक्रेन एंड द बेलारूस। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड द comprise today's Central Asian states as well as the Georgia, Armenia and Azerbaijan, ठीक है। द रशियन एम्पायर इन 1914, मेजोरिटी रिलीजन। अब मेजोरिटी रिलीजन क्या था? क्रिश्चियनिटी वहाँ के जो रिलीजन्स, ऐसा तो नहीं था कि रशिया में रिलीजियस पीपल नहीं थे, रिलीजियस पीपल तो थे ही। अब रिलीजियस पीपल में क्या था, ये देखो कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थे। जैसे आप इंडिया में देखो तो इंडिया में मेजोरिटी किसकी है? हिंदुइज्म की है। लेकिन रशिया में किसकी थी? रशिया में थी क्रिश्चियनिटी की। ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्रिश्चियन ही थे, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स भी थे, वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियंस भी थे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम भी थे एंड द बुद्धिस्ट भी थे। मुस्लिम्स भी थे एंड द बुद्धिस्ट। तो ऐसा नहीं था कि एक ही रिलीजन के पीपल रसिया में 1914 में रहते थे। मल्टीपल रिलीजन्स के पीपल वहाँ पे आराम से रहते थे, विथ हारमोनी रहते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। ओके, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विथ कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट एंड द मुस्लिम्स एंड द बुद्धिस्ट। इज दैट क्लियर? अब देखो, अगर ये आपको रशियन सोसाइटी का पता चल गया होगा, तब आज अपन एक और टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन पता चलेगा कि आखिर क्यों आउटब्रेक हो गया था। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। किसको पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ओके, चलो ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के शुरू होने में, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द रशियन पीपल्स वर एग्रीकल्चरिस्ट। एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री की तरह रशिया नहीं था। वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, वो खेती करते थे, फार्मर्स होते थे। मतलब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हाँ, रसिया में उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी, ओनली क्या था? एग्रीकल्चर। अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न। आप सोच सकते हो, विलेज ऑफ पालमपुर से भी ज़्यादा, विलेज ऑफ पालमपुर में तो 75% ही थे। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 85% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। मतलब वो अपने लिवलीहुड, जीवन यापन करने के लिए जो उनकी मेन आमदनी का स्रोत क्या होता था? उनके मेन आमदनी का स्रोत होता था एग्रीकल्चर, खेती। ओके, बताओ। द प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन द मोस्ट। अब क्या था कि प्रोपोर्शन हायर था किससे? यूरोपियन कंट्रीज से, रसिया में। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन। अब देखो, अलग अलग दो एग्जांपल दिया आपके बुक में फ्रांस एंड जर्मनी का। फ्रांस में ओनली 40% पॉपुलेशन थे और रसिया में 85, मतलब मोर देन 45% लोग डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। और यहाँ पे 50% थी, यहाँ पे 50% थी। तो ये 50% आप देख सकते हो, यहाँ पे 50% थी। तो इससे भी कितने थे? 35% ज़्यादा। 35% पीपल जर्मनी से ज़्यादा थे रशिया में, जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते थे। तो आप सोच सकते थे कि ओनली 15% पॉपुलेशन किसी अदर एक्टिविटी में इंडल्ज होती थी। तो अगर किसी साल खेती ना हो, तो कैसे हालत ख़राब हो जाती होगी उन लोगों की। एंड रसिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द गेम। अब क्या था? रसिया में 85% लोग खेती ही करते थे, उन लोगों का जीवन यापन भी ज़्यादा इसी से होता था। तो इसका मतलब है कि खेती बहुत अच्छी होती थी। तो रशिया क्या था उस समय? यूरोपियन सोसाइटी में 1914 के आसपास, उस समय रशियन सोसाइटी में
सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मतलब भेजता था अपने यहाँ से। ओके ओके, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। अब इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में जब अपन चर्चा करते हैं तो देखो, इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब इंडस्ट्री ऐसे नहीं थे कि हर जगह आपको मिलते हैं। इंडस्ट्री बस पॉकेट्स में, मतलब कहीं कहीं आपको मिलेगी। सिर्फ कहाँ कहाँ मिलेगी, कहीं कहीं आपको इंडस्ट्री मिलेगी। ओके, ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी रशियन अंपायर में वो फैली हुई थी, नहीं, ऐसा नहीं था। कहीं कहीं पे जैसे कि कुछ एरिया था, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग एंड द मॉस्को, वहीं पे आपको कुछ कुछ इंडस्ट्री मिलती थी पॉकेट्स में, मतलब आप उसको काउंट कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आज के दिन में आप कहीं चले जाओ रशिया में तो आपको प्रोमिनेंट फैक्ट्री मिलेगी थ्रू आउट रशिया। लेकिन एट दैट टाइम क्या था कि ओनली लिमिटेड टू सम एक्सटेंट, कुछ ऐसे इलाके थे जहां तक वो लिमिटेड थी। ठीक है, प्रोमिनेंट एरिया वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड द मॉस्को। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंग साइड द क्राफ्ट वर्कशॉप। अब क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तो थी वहां पे, ठीक है, बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंग क्राफ्ट वर्कशॉप। ओके, much of the production but the large factory existed alongside the craft workshop. Many factories were set up in 1890, मतलब बहुत सारी फैक्ट्री 1890 के आसपास में आ चुकी थी। कब? व्हेन रशिया रेलवे नेटवर्क was एक्सटेंडेड, उस समय जब रसिया के रेलवे के नेटवर्क को क्या किया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। ओके, जब रशियन नेटवर्क को एक्सटेंड किया गया था। ओके ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताना। एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और उस समय क्या हो गया था, उस समय फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है कि रशिया में जो फॉरेन कंपनी थी, लेट्स से आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एक एग्जांपल ले सकते हो सैमसंग। ठीक है, सैमसंग क्या है, फॉरेन कंट्री, आज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, अपना पैसा लगा रही है। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज। ओके ओके और नॉट, ये बताओ, क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस समय रसिया में ऐसा नहीं था। एक मिनट, देखो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, सॉरी फॉर सम इनकॉन्वीनियंस, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि रसिया की जो प्रॉपर्टी होती थी वो किसके द्वारा ओन होती थी। रसिया की जो प्रॉपर्टी होती थी ना बच्चों, इस बात को ध्यान देना, रसिया की प्रॉपर्टी ओन होती थी ना, वो प्राइवेट, जैसे एक प्रॉपर्टी है, ये आपका एक प्रॉपर्टी है, एक फैक्ट्री लगा, तो ऐसा नहीं है कि इसका ऑनर कोई सरकारी व्यक्ति नहीं होगा, सरकारी व्यक्ति इसका कोई ऑनर नहीं होगा। इसका ऑनर कौन होगा, इसका ऑनर होगा बच्चों, इसका ऑनर होगा बच्चों कौन, एक प्राइवेट, जैसे मुकेश अंबानी। देखो, जैसे मुकेश अंबानी देख सकते हो, आज रिलायंस की जितनी भी इंडस्ट्री है उसका ऑनर कौन है, मुकेश अंबानी, ना कि नरेंद्र मोदी जी, ना कि भारत सरकार। ठीक है, तो वही बात रसिया में भी होती थी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, इतना समझ में आया। बट गवर्नमेंट सुपरवाइज द लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेज, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे भारत सरकार भी करती है, लेबर रूल है, लेबर का बहुत तरह का कानून है, इस तरह से कुछ कुछ रूल बना के वो क्या करते थे, यूज करने की कोशिश करती थी, रेगुलेट करने की कोशिश करती थी कि हाँ भैया ऐसा तो नहीं कि लेबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेबर को कम पैसा देके ज़्यादा काम करवा रहा है। तो रशियन सरकार भी ऐसा काम करती थी कि लिमिटेड आवर हो, मिनिमम वेज मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था, ऐसा नहीं होता था। बट द फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट, वो नहीं कर पाते थे, चोरी को नहीं छुपा पाते थे। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम, बाप रे बाप, सोच सकते हो कितना। अगर आप सोचो कि आपको 15 घंटे बैठ के पढ़ने पड़े तो कितना मुश्किल काम होता है। इन लोगों को भैया 15 घंटे वर्किंग आवर्स थे, 15 घंटे काम करने पड़ते थे, कंपेयर विद 10 to 12 आवर इन द फैक्ट्री। और 10-12 घंटे इनको क्या, जो फैक्ट्री में काम करते थे उनको भी 10-12 घंटे काम करने पड़ते थे। ठीक है, स्मॉल वर्कशॉप जो क्राफ्टमैन थे उनको तो 15-15 घंटे काम करने पड़ते थे, सोचो जरा।
जरा सोच के भी देखो। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्री। अब इनके रहने के लिए भी कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती थी, अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती थी। किसी किसी को तो रूम मिल जाता था, पर किसी किसी को डॉर्मेट्री। जिन लोगों ने कभी शहर में घूमने गया होगा तो आपको पता होगा डॉर्मेट्रीज क्या होता है। डॉर्मेट्रीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डॉर्मेट्री जो होता है, देखो जैसे आप कभी जाना ना तो रैक के तरह बना होता है बेड, ठीक है। एक बेड पे आप 4-5 आदमी सोते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक जैसे आप लोगों को ट्रेन देखना, ठीक है। ट्रेन में देखते हो कंपार्टमेंट होती है, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, अंदर लोअर बर्थ। सिमिलरली डॉर्मेटरी जो भी थाउजेंड्स बेड होते हैं, कॉमन बाथरूम होता है, कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती, कॉमन बाथरूम, कॉमन ईच एंड एवरीथिंग। और आपको वहां पे रहना पड़ता है, मिजरेबल लाइफ होती है, एक तरह से मिजरेबल लाइफ होती है। ओके, ओके और नॉट, बताओ। बताना बच्चों, कुछ दिक्कत अगर किसी को तो बताओ। किसी को अगर कोई दिक्कत हो अभी तक। ओके, बाद उसके बाद क्या है, वर्कर्स एट डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स। लेकिन भैया वर्कर्स क्या थे, जैसे क्राफ्टमैन, मेटल वर्कर, ठीक है, इसी तरह से कोई राजमिस्त्री, कोई आप भी देख सकते हो, कोई कार चलाता होगा, कोई ट्रक चलाता होगा, तो सब क्या था, आपस में डिवाइडेड था। ऐसा नहीं था कि क्यों यूनाइटेड थे, ठीक है। समझ में आया। वर्कर्स, देखो वर्कर्स क्या थे, जैसे मेटल मैन है, मेटल वर्कर है, तो मेटल वर्कर अपने आप को ऊपर समझेगा, ठीक है। जो क्राफ्टमैन है वो अपने आप को ऊपर समझेगा। तो इसलिए ये क्या थे, सोशली डिवाइड हो चुके थे। इनका कोई मतलब आप बोल सकते हो कॉमन फीलिंग और बिलोंगिंग नहीं थी। ओके, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे कम। लेकिन किसी किसी के पास क्या था, स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे, मतलब गांव से उनका रूट नहीं छूटा था, गांव था ही। वर्कर वेयर डिवाइडेड बाय स्किल्स, और वो स्किल्स के भी बेसिस पे डिवाइडेड थे। मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल, मेटल वर्कर कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट। अब देखो जैसे आदमी भी होता है ना, तो आदमी कैसे राजा हो या अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, उस तरह से वर्कर्स में भी क्या बन चुका था, सोशल डिवीजन बन चुका था। वर्कर्स भी क्या था, जो मेटल वर्कर, जो मेटल का काम जानता था, वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझता, बोलता था कि इस सब में महान हम है, ठीक है। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। अब क्या था भैया, मेटल का काम करना है तो इतना आसान नहीं है। उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, ज़्यादा ट्रेनिंग एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट की थी। जब उनके पास ज़्यादा ट्रेनिंग एंड स्किल्स होगी तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को क्या समझेंगे, वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझेंगे, ज़्यादा कैपेबल समझेंगे इन कंपेयर टू अदर्स। इज दैट, समझेंगे या नहीं समझेंगे ये बताओ। डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स, वुमेन मेड अप ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय। लेकिन 31% लोग क्या थी, 31% वोमेन फोर्स थी, वोमेन फोर्स थी, लेकिन इन कंपेयर टू मेन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इन कंपेयर टू मेन देवर, उनको क्या किया जाता था, उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे, मतलब हाफ ऑफ द सैलरी दी जाती थी। अगर मेन की सैलरी आप समझ सकते हो, अगर मेन की सैलरी 200 रुपये होती थी ना, मेन की सैलरी अगर 200 रुपये होती थी, इनकी वुमेन की सैलरी कितनी होती थी, वुमेन की सैलरी 100 रुपीज होती थी। तो आप समझो भैया, वुमेन भी उतना ही काम कर रही है जितना मेन प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी के लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए। लेकिन वहीं पे एक बंदा जो कि क्या है, मेन है, वो 200 रुपये कमा रहा है। एक औरत, एक लेडीज, एक वुमेन अपने सब काम कर रही है, वही काम कर रही है, उतना ही कंपनी के लिए अच्छा काम करे, बट स्टिल सी इज गेटिंग 100 रुपीज। तो ये सब आप देख सकते हो कि ये सब अनरेस्ट का कारण था। क्या था, अनरेस्ट का कारण था। देखो जब भी आप किसी के साथ अनजस्टिस करोगे, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो वो फूटता है तो बहुत दूर तक क्या होती है, उसकी धमक जाती है। तो वही था, ये सब अनजस्टिस था। वही मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक। लेकिन इतने डिवीजन थे ना, इतने भी डिवीजन थे, लेकिन रसिया में एक चीज हमेशा थी कि वर्कर्स डिड यूनाइट। वर्कर्स को अगर देखता था कि हाँ मेटल वर्कर को दिक्कत हो रहा है, तो क्राफ्टमैन को दिक्कत होता था, मोटरमैन को दिक्कत होता था, एग्रीकल्चर वर्कर्स, ये लोग क्या हो जाते थे, ये लोग स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो जाते थे कि ना अब हम काम नहीं करेंगे भैया, मेरे साथ वाले लेबर के साथ तुम लोग नाइंसाफी कर रहे हो, ठीक है। when they disagreed with the employers about dismissal और work condition। और कब कब, जब दो कारण होते थे। एक तो भैया जो इनके एम्प्लॉयर होते थे ना, जैसे मान के चलो कि एक एम्प्लॉयर है, एक कंपनी ए है, ठीक है। तो कंपनी ए एम्प्लॉयर है, यहाँ पे इतने क्या है, यहाँ पे BCDEF, ठीक है, ये सब इसके क्या है, कंपनी के एम्प्लॉय है। अब ए क्या कर रहा है, BCDEF को सबको निकाल दे रहा है बिना कोई रीजन के,
कि नहीं भैया अब हमको काम नहीं है, तुम निकल जाओ। तो भैया ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगार होंगे, इनके पास फैमिली बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, तो इनको तो टेंशन होगी ना कि मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा, दिक्कत होगी ना। ठीक है, तो इनको क्या होता था, तो ये लोग स्ट्राइक करते थे। तो जब स्ट्राइक करते थे तो उनको रख लिया जाता था। लेकिन इनके साथ कभी कभी और दूसरी तरह की क्या दिक्कत होती थी, इनको लेस सैनिटाइज एरिया में काम करना पड़ता था। इनकी सैनिटाइजेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते थे, 20-20 घंटे इनको काम करने पड़ते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती थी। क्या होती थी, ये सब प्रॉब्लम्स होती थी इनके साथ। ओके, लेकिन इसके लिए, इस अनजस्टिस के लिए ये लोग हमेशा, जितने भी डिविजन्स थे, जितने भी वर्कर्स थे, ये लोग हमेशा स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो जाते थे। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो। These strikes took place frequently in the textile industry during, अब देखो frequently मतलब जब जब इनको कोई दिक्कत होता था ना, जैसे आज हुआ तो 1 महीना बाद भी, 1 महीना बाद तो 15 दिन बाद भी, इस तरह से frequently मतलब टाइम टू टाइम पे होता था। ऐसा नहीं कि 1 साल आज हो गया तो 50 साल बाद होगा ना, रेयर नहीं था, फ्रीक्वेंट था। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 टू 1897, और कब कब 1896 टू 1897 में होता था। एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 92, और 1902 के साल में मेटल इंडस्ट्री में भी होने लगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है। इन द कंट्री साइड पिजन्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड्स। लेकिन क्या था भैया, कंट्री साइड में मतलब देश के घरेलू इलाके में पिजेंट्स मतलब किसान कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थो। अब देखो क्या था कि कल्टीवेट तो भैया ये किसान करता था, छोटे किसान कल्टीवेट करता था, लेकिन उसको ओन कौन करता था। जैसे देखो मेरा ये लैंड पैच है, ध्यान देना एग्जाम्पल पे, मेरा इतना लैंड पैच है, ठीक है। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, किसी से और से खेती करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें मालिक इसका कौन है, इसका ओन कौन कर रहा है, इसको ओन मैं कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको सिर्फ पेमेंट करूँगा, या आप कुछ बोल सकते हो कि जैसे लेट से इसमें 10 क्विंटल हुआ, 10 क्विंटल क्या हो गया, 10 क्विंटल वीट हुआ तो 2 क्विंटल मैंने इसको खेती करने वाले को दे दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं, मेहनत वो किया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द चंक क्या था, 8 क्विंटल किसका हो गया, ऑनर का हो गया। अब इससे क्या होता था, ये सब बहुत परेशान हो गए, पीजेंट्स इससे बहुत परेशान थे, कभी कभी तो देते ही नहीं थे, इवन मर्डर कर देते थे, मांगने आता था ओनर। तो यार काम हम करते हैं, तुम मांगने आ जाते हो चुपचाप से, ठीक है, पैसा वैसा नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे। इज दैट क्लियर। एंड पीजेंट्स टू वेयर डीपली रिलीजियस, लेकिन ये लोग पीजेंट्स क्या थे, ये बहुत रिलीजियस पर्सन होते थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ काम करते थे, पूजा पाठ, या रिलीजियस थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे ये लोग, ठीक है, रशियन क्रिश्चियंस थे। बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द सोर्स ऑफ नोबिलिटी। बट एक चीज ध्यान देना, नोबिलिटी के लिए राजा महाराजाओं के लिए कोई इज्जत नहीं होती थी इनके दिल में। इस चीज को हमेशा ध्यान देना, कोई भी इज्जत नहीं होती थी। नोबल गॉट्स देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द सार, नॉट थ्रू ए लोकल पॉपुलरिटी। अब ये लोगों को क्या लगता था, इन लोगों को लगता था, पीजेंट्स को लगता था कि नोबल्स क्या है, नोबल चाटुकारिता करके, किसको चाटुकारिता करके, जो रूलर था रसिया का, तसार निकोलस टू, ध्यान देना, तसार निकोलस टू को चाटुकारिता करके, उसको सर्व करते हुए, उसके यहाँ नौकरी करते करते इन लोगों ने पावर को ले लिया, ना कि कोई चुनाव जीत के, ना कि कोई क्या करने के लिए, पब्लिक मेजोरिटी से इनको मिला है। लोकल पॉपुलर तो है ही नहीं ये क्या किए कि सर्विस की है, चाटुकारिता की है। किन की चाटुकारिता की है, रूलर्स की। रूलर कौन था, तसार निकोलस टू की। ओके, इन रसिया पिजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू दम। अब क्या प्रॉब्लम थी, ये बात को ध्यान देना, पिजेंट सोचते थे कि यार करते तो हम है, ये लेने वाला कौन होता है। तो इन लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया कि भैया उनसे लैंड लो, ठीक है, और लैंड किसको दो, हम लोगों को दो, क्योंकि एक्चुअल ऑनर्स तो हम है। क्यों एक्चुअल ऑनर है भाई, क्योंकि खेती तो हम करते भैया, उसका ऑनर होने के कारण, उसके पास पेपर होने के कारण, पेपर दिखा के वो सारा पैसा ले जाता है, सारा माल ले जाता है वो। तो ये हमको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तुम क्या करो, तुम लोग ये करो, रूलर क्या करो, नोबिलिटी से ले लो, चर्च से ले लो, और जमीन किसको दो, हम लोगों को दो, अब हम लोग खेती करेंगे। ओके, और फ्रीक्वेंटली इसके कारण क्या करते थे, वो लोग रेंट देने से मना करते थे, एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड, और उन लोगों ने क्या किया है, लैंडलॉर्ड को मर्डर भी किया है इनके कारण, कितने दिनों तक। ओके 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 और नॉट, बताओ क्लियर है या नहीं है अभी तक। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो यू कैन टेल मी, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन प्लीज, इफ यू वांट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई एम वॉचिंग द वीडियो टू, आप मुझे बता सकते हो। इकोनॉमिक एंड द सोसाइटी इन 1902 दिस अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। मतलब रशिया में क्या हुआ था 1902 में, ये जो डिमांड थी, किसकी डिमांड थी कि भैया, क्या भैया,
भैया उनसे लैंड लो और हमें दो। किन से लैंड लो? भाई नोबिलिटी से लो ना, क्योंकि नोबिलिटी ओनर थे। और काम कौन करते थे? काम करते थे पीजेंट। तो पीजेंट बोलते थे कि नहीं, ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाउ हमें खेती की जमीनें दो, तो जमीन लो और मुझे दो। तो 1902 में क्या थे, साउथ रशिया में ये चीजें होती थी। लेकिन 1905 आते आते पूरे पूरे रसिया के किसानों को लगने लगा कि मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है। नाउ हम लोग नहीं सहेंगे अत्याचार, अब की बार क्या होगी, पीजेंट सरकार। नहीं सहेंगे अत्याचार, अब की बार पीजेंट सरकार। अब हमको क्या चाहिए, हक चाहिए, अधिकार चाहिए, लेके रहेंगे। ओके। रशियन पीजेंट इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट। लेकिन रसिया के जो पीजेंट थी वो क्या थे, यूरोपियन पीजेंट से अलग थी। कैसे थी? उन लोगों ने क्या किया था, दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर। अब ये लोग क्या थे, पुल्ड करते थे। आज जो लैंड है ना मेरे पास, मतलब पीजेंट्स की बात कर रहे हो, आज मान के चलो इतनी लैंड है, ठीक है। ठीक है, इसमें तीन तीन किसाने काम कर रहे हैं, ए बी सी। तो अब ये लोगों ने अपना एक बनाया था, सोसाइटी बनाया था, कम्यून, मीर। इन लोगों ने क्या किया था कि नीड के हिसाब से, मान के चलो नीड एंड इंडिविजुअल फैमिली के हिसाब से। अब आज के जून महीने में अगर ये यहाँ पे खेती कर रहा है, तो अगले साल जून 2019 में यहाँ पे खेती कर रहा था, हो सकता है सी अब जून 2020 में इस लैंड को पे कल्टीवेशन करे अकॉर्डिंग टू देयर नीड और द इंडिविजुअल फैमिली नीड्स। ठीक है, मतलब इन लोगों ने लैंड को पूल करने का एक सिस्टम बना लिया था कि कभी ये, कभी वो, कभी ये। ओके, ओके और नॉट, ये बताना क्लियर है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो अभी तक, इसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इन केस अगर आप लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज लेट मी नो। तब तक के लिए थैंक्स एवरीवन। यू कैन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, कोई भी डाउट हो, अगर एक भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, thank you. Please subscribe the Let's Crack and the 9 CBSE, and please use the code AKCBSE. Please use the code AKCBSE to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. जब भी आप Unacademy subscription की बात करते हो, then please use the code AKCBSE to get the beautiful discount of the 10%. ठीक है, thank you. Have a nice day. Okay.